सिनेमा के इतिहास की सबसे महान फिल्मों में से एक द गॉडफादर एक ऐसी फिल्म है जो शायद कभी बन ही नहीं पाती। आज हम बात करेंगे उस फिल्म के बनने की बेहद दिलचस्प और उथल-पुथल से भरी कहानी के बारे में। ये लाइन तो फिल्मी दुनिया में अमर हो गई, पर मजे की बात यह है कि इस फिल्म को बनाने का जो ऑफर था ना, उसे तो पैरामाउंट पिक्चर्स ने लगभग मना ही कर दिया था। तो सवाल यही उठता है कि अगर ये इतनी महान फिल्म है तो फिर इसे बनाने में इतनी दिक्कतें क्यों आईं? कैसे एक मामूली सा लगने वाला प्रोजेक्ट इतने हंगामे के बीच सिनेमा का एक मील का पत्थर बन गया? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टूडियो के शुरुआती प्लान की, जो उस क्लासिक फिल्म से, जिसे आज हम सब जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अलग था। देखिए, एक तरफ थे डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, जो एक जबरदस्त ऐतिहासिक ड्रामा बनाना चाहते थे, एक गंभीर पारिवारिक कहानी जिसे न्यूयॉर्क की असली लोकेशन पर शूट किया जाए। वहीं दूसरी तरफ था स्टूडियो, जो बस एक कम बजट की मॉडर्न गैंगस्टर फिल्म बनाना चाहता था। कोपोला का सपना बहुत बड़ा था, लेकिन स्टूडियो का बजट बहुत छोटा। लेकिन स्टूडियो के साथ ये खींचतान तो बस एक लड़ाई थी। असली और कई ज्यादा खतरनाक जंग तो पर्दे के पीछे चल रही थी, असली माफिया के साथ। हुआ ये कि कोलंबो क्राइम फैमिली से जुड़े एक संगठन इटालियन अमेरिकन सिविल राइट्स लीग ने इस फिल्म को बंद करवाने के लिए बाकायदा एक मुहिम छेड़ दी। उनका कहना था कि ये फिल्म इटालियन अमेरिकियों को बदनाम करती है और उन्होंने यूनियनों से बॉयकॉट करवाने की धमकी तक दे डाली। तो एक नाजुक सा समझौता हुआ। प्रोड्यूसर ऑलरेडी मान गए कि वो स्क्रिप्ट से माफिया और कोसा नोस्ट्रा जैसे शब्द हटा देंगे। बदले में लीग ने न सिर्फ अपना विरोध वापस लिया, बल्कि कुछ सीन्स के लिए अपने लोग भी भेजे। फिर भी सेट पर तनाव हमेशा बना रहा। अब बाहर की दुनिया में तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन फिल्म के अंदर भी जंग कम नहीं थी, और ये जंग थी कास्टिंग को लेकर, खासकर दो सबसे जरूरी किरदारों के लिए। बात जब डॉन कॉर्लियोनी के रोल की आई, तो पैरामाउंट का बस एक ही नियम था, कुछ भी हो जाए मार्लन ब्रांडो को नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। स्टूडियो उन्हें बॉक्स ऑफिस के लिए जहर मानता था, एक ऐसा एक्टर जिसके साथ काम करना बहुत मुश्किल था। लेकिन कोपोला अड़े रहे और आखिरकार स्टूडियो माना, पर कुछ ऐसी शर्तों पर जो किसी भी बड़े स्टार के लिए अपमानजनक होती। ब्रांडो को बिना एडवांस पैसों के काम करना था, एक स्क्रीन टेस्ट देना था, और ये भी गारंटी देनी थी कि उनकी वजह से कोई देरी नहीं होगी। और फिर हुआ वो मेकअप टेस्ट। ब्रांडो ने जो किया वो इतिहास बन गया। गालों में रुई, बालों में शू पॉलिश, और वो बन गए वीटो कॉर्लियोनी। स्टूडियो के लोग तो बस देखते रह गए। ये साफ हो गया था, उनके सिवाय ये रोल कोई और कर ही नहीं सकता था। एक लड़ाई खत्म हुई तो दूसरी शुरू हो गई, माइकल कॉर्लियोनी के रोल के लिए। स्टूडियो चाहता था कोई बड़ा स्टार, जैसे रॉबर्ट रेडफोर्ड या जैक निकल्सन, लेकिन कोपोला की नज़र में था एक गुमनाम थिएटर एक्टर, अल पचिनो। और स्टूडियो को पचिनो का काम शुरू में बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि बंदे में कोई चार्म ही नहीं है। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पचिनो और कोपोला दोनों को ही फिल्म से निकाले जाने की नौबत आ गई थी। फिर आया वो मशहूर रेस्टोरेंट वाला सीन, जहां माइकल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस एक सीन ने सब कुछ बदल दिया। स्टूडियो को पहली बार पचिनो के किरदार की गहराई समझ में आई। इसी एक सीन ने न सिर्फ पचिनो की नौकरी बचाई, बल्कि शायद फिल्म को भी बचा लिया। तो कास्टिंग की लड़ाइयां तो जीत ली गई, लेकिन कोपोला यहीं नहीं रुके। उन्होंने सेट पर एक असली परिवार जैसा माहौल बनाने के लिए कुछ बहुत ही अनोखे तरीके अपनाए। जानते हैं वो क्या करते थे? वो पूरी कास्ट के लिए डिनर रखते थे, जहां सब लोग अपने अपने किरदार में ही रहते थे, खाते थे और बात करते थे। इससे कैमरे के सामने आने से पहले ही उनके बीच एक असली नेचुरल फैमिली बॉन्ड बन गया। और इसी माहौल का नतीजा था ये मशहूर डायलॉग, लीव द गन, टेक द कनोली। ये लाइन स्क्रिप्ट में थी ही नहीं, एक्टर रिचर्ड कैस्टेलानो ने इसे मौके पर ही बोल दिया। और देखिए, आज ये इतिहास का हिस्सा है। कोपोला ने इस फिल्म को सचमुच एक फैमिली अफेयर बना दिया था। मतलब अपनी असली फैमिली को ही फिल्म में ले आए। उनकी बहन तालिया शायर ने कॉनी का रोल किया, उनके पिता ने संगीत में मदद की, और उनकी नन्ही सी बेटी सोफिया ने भी फिल्म में एक छोटा सा रोल किया। फिल्म की हर डिटेल कमाल की है, और इसका म्यूजिक तो खैर उसकी तो बात ही अलग है। संगीतकार नीनो रोटा का स्कोर सिर्फ धुनें नहीं है, वो अपने आप में एक कहानी है। उन्होंने एक बहुत ही दमदार म्यूजिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसे लाइट मोटिव्स कहते हैं। इसका मतलब है एक खास धुन जो किसी किरदार, किसी आइडिया या सिचुएशन से जुड़ जाती है।
जैसे गॉडफादर वॉल्ट्स में जो ट्रम्पेट की धुन है वो वीटो कोरलियोनी और उनकी पावर को दिखाती है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा कि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वही धुन दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पर बजने लगती है। ये म्यूजिक के जरिए ये बताने का तरीका है कि अब पावर माइकल के पास जा रही है। तो अब सवाल ये है कि इतनी लड़ाइयों, इतने शक और इतनी मुसीबतों से गुजरने के बाद ये फिल्म एक मास्टरपीस आखिर बनी कैसे? शायद जवाब इसी में छिपा है। हर मुश्किल ने, हर लड़ाई ने फिल्ममेकर्स को अपने विजन के लिए और भी मजबूती से लड़ने पर मजबूर किया। हर रुकावट ने फिल्म को और ज्यादा असली और ज्यादा दमदार बना दिया। तो क्या सिनेमा की महानता एक परफेक्ट प्लान से आती है या फिर मुश्किलों और अफरा तफरी पर जीत हासिल करने से? द गॉडफादर की कहानी तो यही बताती है कि कभी-कभी सबसे बेहतरीन कला शांति में नहीं बल्कि संघर्ष की आग में ही तपकर निकलती है।